प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकियों को रखा गया है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही हमने आज के चर्चा का विषय एकांकियों को चुना है। यह जो आप पुस्तक का प्रथम पृष्ठ देख रहे हैं, जिसे 8 एकांकी नाम दिया गया है, इसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। यह पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इस पुस्तक में 8 एकांकियाँ संकलित हैं। इसी कारण इसका नाम भी 8 एकांकी रखा गया है। इस पुस्तक की 8 एकांकियों में से आज हम प्रथम एकांकी दीपदान की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु क्या है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु का अध्ययन करने से पूर्व या कथा वस्तु को समझने से पूर्व हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक यह है कि दीपदान एकांकी के रचयिता कौन हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं दीपदान एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की यदि हम सामान्य जानकारियों को हासिल करें तो सर्वप्रथम देखते हैं उनका जन्म। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर सन 1905 में हुआ। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1990 में हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म स्थान है सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रमुख रचनाओं में हम राम कुमार वर्मा जी की एकांकी संग्रह देखते हैं। पृथ्वी राज की आँखें, चार मित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त है रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति आदि वर्मा जी के एकांकी संग्रह हैं। एकांकी की कथा वस्तु से पूर्व हम देखते हैं दीपदान एकांकी के अंतर्गत पात्र परिचय कि किस प्रकार के पात्र इसमें आए हैं। कुंवर उदय सिंह इसके पात्र हैं। चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी और आयु है 14 वर्ष। फिर है पन्ना धाय माँ। यह खींची जाति की राजपूतानी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय की आयु है 30 वर्ष। सोना को देखें तो रावल स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली। इसकी आयु है 16 वर्ष। चंदन धाय माँ का पुत्र है। इसमें साहस का भाव है और स्नेह का जो है यह प्रतीक है। इसकी आयु है 13 वर्ष।
शामली अंतःपुर की परिचारिका, आयु इसकी 28 वर्ष। इसके पश्चात आता है कीरत, झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी प्रवृत्ति का है और इसकी आयु है 32 वर्ष। दीपदान का सारांश यदि हम देखें तो दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें त्याग, बलिदान, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा की आदर्शमयी वेगवती धारा प्रवाहित हुई है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर सिंह चित्तौड़ की सत्ता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है और वह प्रयास हर पल करता रहता है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। दीपदान नामक एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध एकांकी है। दीपदान की कथा भी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय पन्ना के द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने के प्रसंग से संबंधित है कि धाय माँ यानी धाय माँ जो हैं उनके पुत्र जो चंदन है उसका बलिदान वो किस प्रकार से करती हैं, इसका यहाँ पर जो है वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दीपदान की कथावस्तु सन 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित होती है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है और उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 14 वर्ष है। कुंवर उदय सिंह की देखरेख और लालन पालन का कार्य पन्ना नाम की एक स्वामी भक्त स्त्री कर रही है, जिसे पन्नाधाय के नाम से जाना जाता है। पन्नाधाय का 13 वर्ष का चंदन नाम का एक पुत्र भी है, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता रहता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवीर, जिसकी आयु 32 वर्ष है, राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील बना रहता है और वह राज्य पाने के लिए जो है किसी भी हद तक किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए वह उतारू हो सकता है। दीपदान की सारी कथा पन्नाधाय और बनवीर पर आकर चरम सीमा की स्थिति में आकर ठहर जाती है। यह कहानी के मुख्य जो है ये पात्र हमारे समक्ष जो है बनवीर और पन्नाधाय उभर कर आते हैं। दीपदान की संपूर्ण कथा कुंवर उदय सिंह के कक्ष में ही घटित होती है। रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि एवं गायन का स्वर सुनाई देता है, जो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उदय सिंह आकर पन्नाधाय को बतलाता है कि बाहर
सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नृत्य कर रही हैं और दीपदान कर रही हैं। दृश्य बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। वह पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने के लिए ले जाने की जिद करता है कि मैं भी जो है वह नृत्य देखने जाना चाहता हूँ और आप मेरे साथ चलिए और मुझे वह नृत्य और गान दिखा करके लाइए। किंतु पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि वह जाकर के जो है वहाँ पर नृत्य के स्थान पर पहुँचे और उदय सिंह को जो है वह दृश्य दिखाए। वह कुंवर उदय सिंह को समझाती है कि तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक तथा महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। तुम्हें इस तरह नाच गानों को देखने के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए और ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है और आपको शोभा नहीं देता है। कुंवर उदय सिंह धाय माँ की बात सुन करके वो रूठ जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए वहाँ से जाकर वो कहीं और सो जाते हैं। उदय सिंह के जाने के पश्चात पन्ना के पास रावल स्वरूप सिंह की लड़की सोना, जिसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष है और जो अत्यंत रूपवती तथा कुंवर उदय सिंह की सहेली है, वह पन्ना धाय के पास आती है। वह पन्ना से कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करती है कि मैं उदय सिंह को अपने साथ ले जाऊं। किंतु पन्ना धाय उसकी बात को इनकार करती हैं और उदय सिंह को साथ ले जाने के लिए जो है वह मना कर देती हैं। पन्ना को संदेह हो जाता है कि बनवीर के मन में कुंवर उदय सिंह को लेकर कोई षड्यंत्र का भाव है और उसी के लिए उसने यह दीपदान का उत्सव आयोजित असमय पर जो है करवाया है, ताकि लोगों का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, जो उद्देश्य उसके मन ही मन सदैव उसको कचोटता रहता है और जिस उद्देश्य की लालसा उसके हृदय में पनपती रहती है। पन्ना को इस बात में भी संदेह है कि सोना कहीं न कहीं बनवीर के षड्यंत्र में सम्मिलित है। वह सोना की बात को अस्वीकार कर देती है और नाराज होकर पन्ना को भला बुरा कहते हुए वहाँ से सोना चली जाती है। पन्ना धाय का अनुमान सही निकला। अंतःपुर की परिचारिका शामली आकर पन्ना को बतलाती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंककर हत्या कर दी। उसे आशंका है कि कहीं अब वह यहाँ आकर कुंवर उदय सिंह को भी इस राज्य का उत्तराधिकारी समझकर उसकी हत्या न कर दे, क्योंकि उसके मन में सदैव अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की लालसा जो है सदैव विद्यमान रहती है। इस विकट समय में आने वाली घटनाओं से थोड़ा भी विचलित न होते हुए पन्ना ने तत्काल निर्णय लिया कि अब राज्य के उत्तराधिकारी और कुलदीपक कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे अपने पुत्र चंदन की बलि देनी होगी, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य रास्ता शेष बचा ही नहीं है। और यह कार्य बड़े ही साहस का था जो उस धाय माँ के मन में आकर के खड़ा हुआ था। दुर्ग में झूठी पत्तल उठाने वाला कर्मचारी कीरत
की मदद लेकर पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को बड़ी ही कुशलता के साथ और बड़े ही साहस के साथ उसकी टोकरी में रखवाकर तथा ऊपर से झूठी पत्तलों से ढककर उदय सिंह को दुर्ग से बाहर बैरिस नदी के किनारे शमशान तक पहुंचवा दिया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी और जिसकी भनक किसी को भी नहीं लग सकी थी, ताकि उसे बाद में सुरक्षित अवस्था में कुंभलगढ़ ले जा सके। इसके पश्चात पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को उनके स्थान पर सुला दिया और उसे चादर से ढक दिया, यह कहने के लिए कि इसमें जो है उदय सिंह जो है सोए हुए हैं। पन्ना की आशंका के अनुरूप राणा विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात मदांध बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है और पन्ना के बहुत रोकने के पश्चात भी चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर अपनी तलवार के प्रहार से उसकी हत्या कर देता है। यानी धायमा पन्ना का पुत्र जो है चंदन बनवीर की तलवार की सहायता से अपने प्राणों को त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है और यहीं पर दृश्य समाप्त हो जाता है। यह थी दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। इस तरह से इस कथा वस्तु के पश्चात हम आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।